हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र का इकाई 4 आय एवं रोजगार के निर्धारण जो कि प्रश्न बैंक 2022-2023 में दिए गए हैं उनका संपूर्ण हल इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है कथन है। तो पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, यह कथन किसने दिया था या यह वाक्य किसने कहा था? यह कहा था जे.बी. से ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जे.बी. से। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जे.एम. कीन्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा जे.एम. कीन्स। कीन्स का रोजगार सिद्धांत निम्न में से किस पर निर्भर है? तो कीन्स का रोजगार सिद्धांत प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर है। निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? निवेश के निर्धारक घटक पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर दोनों ही इसके घटक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सा, आ और वा दोनों ही। पांचवा है एमपीसी धन एमपीएस इक्वल क्वेश्चन मार्क। मतलब जब एमपीसी में हम एमपीएस को जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा बी, मतलब एक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, एक। कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कथन है जो सत्य है। तो सत्य कथन है के बराबर कोष्टक में 1/MPS, मतलब बी इसका उत्तर है। अर्थव्यवस्था के संतुलन की शर्त है। तो अर्थव्यवस्था संतुलन कब प्राप्त करता है या संतुलन की स्थिति में कब होता है? जब समस्त मांग और समस्त पूर्ति क्या होती है? बराबर होती है, तब अर्थव्यवस्था संतुलन की शर्त को पूरा करता है। सामूहिक मांग का प्रमुख घटक है। तो सामूहिक मांग या समग्र मांग दोनों एक ही चीज कहलाती है। तो सामूहिक मांग का प्रमुख घटक व्यक्तिगत उपभोग, सार्वजनिक उपभोग और विनियोग सभी हैं। उपभोग फलन फलनात्मक संबंध है। तो उपभोग फलन किस किस के बीच में फलनात्मक संबंध होता है? तो उपभोग फलन आय और उपभोग के बीच का फलनात्मक संबंध होता है। कीन्स के अनुसार समस्त मांग बराबर है। तो कीन्स के अनुसार समस्त मांग C+I+G के बराबर है। प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1-2 क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था में खाली स्थान तथा उत्पादक क्षेत्र शामिल होते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि बंद अर्थव्यवस्था है और 2 क्षेत्रीय हैं, मतलब सिर्फ 2 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र यहाँ पर दिया है उत्पादक क्षेत्र। तो दूसरा क्षेत्र और कौन सा हो सकता है? क्योंकि बंद अर्थव्यवस्था है तो दूसरा क्षेत्र होगा परिवार। आप लोगों ने इसके पहले जब है ना राष्ट्रीय आय लेखांकन पढ़ा था तो उसमें आय का चक्रीय प्रवाह पढ़ा था। तो उसमें आपने 2 क्षेत्रीय, 3 क्षेत्रीय, 4 क्षेत्रीय इस तरीके की अर्थव्यवस्था का अवलोकन किया था। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा परिवार। एमपीएस अतिरिक्त आय की प्रति इकाई खाली स्थान को दर्शाती है। तो एमपीएस अतिरिक्त आय की प्रति इकाई परिवर्तन को दर्शाती है। खालिस्तान नियम जे.बी. से ने दिया। तो बाजार नियम जे.बी. से के द्वारा दिया गया है। कीन्स का खालिस्तान न्यून मांग का सिद्धांत भी कहलाता है। तो कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत है वह न्यून मांग, और न्यून मांग मतलब अभावी मांग है ना, न्यून मांग को अभावी मांग भी कहा जाता है। तो कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत है वह न्यून मांग का सिद्धांत भी कहलाता है। एपीसी प्लस खालिस्तान इक्वल 1। तो एपीसी में क्या जोड़ दिया जाए कि बराबर 1 आ जाए? तो एपीसी में जब एपीएस जोड़ दिया जाए, एस मतलब यहाँ पर आपकी जो होंगी सेविंग हो जाएगी, बचत हो जाएगी, है ना। तो एपीसी प्लस एपीएस तो बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के अनुसार खालिस्तान कटौती बेरोजगारी को समाप्त कर सकती है। तो मजदूरी में कटौती बेरोजगारी को समाप्त कर सकती है। कीन्स का रोजगार सिद्धांत खालिस्तान पर निर्भर है।
तो कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत है वह प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर है। खालिस्तान अंतराल अतिरेक मांग की माप है। स्फीतिक अंतराल अतिरेक मांग की माप है। अर्थव्यवस्था में खालिस्तान का बजट बनाकर न्यून मांग को ठीक किया जा सकता है। तो घाटे का बजट बनाकर न्यून मांग मतलब अभावी मांग को ठीक किया जा सकता है। स्फीतिक अंतराल को नियंत्रित करने के लिए बैंक दर में खालिस्तान की जानी चाहिए। तो क्या की जानी चाहिए? बैंक दर में वृद्धि की जानी चाहिए। प्रश्न तीसरा है, सही अथवा गलत बताइए। कीन्स का सिद्धांत दीर्घकालीन दृष्टिकोण पर आधारित है। तो कीन्स का जो सिद्धांत होता है वह दीर्घकालीन नहीं बल्कि अल्पकालीन दृष्टिकोण पर आधारित होता है। तो यहाँ तो लिखा हुआ है दीर्घकालीन, इसलिए यह उत्तर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रोजगार के संतुलन स्तर पर भी कुछ श्रमिक बेरोजगार रह सकते हैं। तो यह वाक्य सत्य है। उपभोग फलन अपूर्ण रोजगार साम्य की व्याख्या करता है। तो उपभोग फलन अपूर्ण रोजगार साम्य की व्याख्या करता है, यह वाक्य सत्य है। भविष्य में ब्याज दर में वृद्धि बचतों को कम कर देती है। अब यदि मालूम चल जाए कि भविष्य में जो ब्याज दर है उसमें वृद्धि हो जानी है, तो क्या बचत को कम कर देगा? नहीं, बढ़ा देगा। लोग ज़्यादा बचत करने लगेंगे, पैसा अपने पास रखेंगे और बोलेंगे कि भाई कल रेट बढ़ेगा तब हम बैंक में जाके जमा करेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये वाक्य क्या कह रहा है? बचतों को कम कर देता है तो नहीं करता है बल्कि वृद्धि कर देता है, बढ़ा देता है। तो इसलिए यह असत्य हो जाएगा। जिस अनुपात में आय बढ़ती है उसी अनुपात में उपभोग व्यय नहीं बढ़ता है। सत्य है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से हमारी आय बढ़ी है तो हम खर्चा भी उतना ही ज़्यादा करें, ठीक। तो कुछ बचत बल्कि बचतें भी बढ़ने लगती हैं, आय बढ़ने पर बचत भी बढ़ने लगती है। अपूर्ण रोजगार अभावी यानी कि न्यून मांग का परिणाम है। सत्य है। रिकार्डो ने प्रतिपादित किया कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग सृजित करती है। बिल्कुल नहीं, गलत है ये, क्योंकि पूर्ति स्वयं अपनी मांग सृजित करती है ये कहा था जे.बी. से ने, है ना। तो यह असत्य हो जाएगा। कीन्स की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को अपूर्ण रोजगार संतुलन कहा जाता है। यह सत्य है। समग्र मांग आय से ऋणात्मक रूप से संबंधित है। तो समग्र मांग आय से ऋणात्मक रूप से संबंधित नहीं है, मतलब यह असत्य हो जाएगा। आय का या तो उपभोग कर लिया जाता है या निवेश किया जाता है। तो यह भी सत्य है। अब आता है प्रश्न चौथा, जोड़ी बनाइए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है एक ऋण एपीसी। तो एपीसी एक ऋण मतलब एक में से हम एपीसी को जब घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? एपीएस मिलेगा। क्या मिलेगा? एपीएस। डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। तो ये क्या होगा? डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई, मतलब इसका हो जाएगा एमपीएस, ठीक। एमपीएस नहीं, सॉरी, एमपीएस नहीं होगा, ये हो जाएगा एमपीसी, ठीक है। डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई का होगा एमपीसी। फिर है एक धन एमपीसी। तो एक धन एमपीसी मतलब बराबर में आएगा एमपीएस। फिर दिया है आपका सी बटे वाई। तो सी बटे वाई मतलब एपीसी, एपीसी। डेल्टा आई बटे डेल्टा वाई। तो डेल्टा आई बटे डेल्टा वाई एमपीआई। तो एमपीआई कहाँ पर है भाई? एमपीआई होता है ना इसका। फिर है आई बटे वाई। तो आई बटे वाई हो जाएगा एपीआई, एपीआई। सामूहिक मांग। सामूहिक मांग एक समष्टि अवधारणा होती है। सामूहिक पूर्ति। तो सामूहिक पूर्ति जो होता है उपभोग धन बचत। सामूहिक पूर्ति उपभोग धन बचत होता है। यहाँ धन का चिन्ह और आना चाहिए था। शुद्ध निर्यात। तो शुद्ध निर्यात मतलब आयात निर्यात से संबंधित। बचत। बचत किससे हो जाएगा?
बचत आपका हो जाएगा आय और उपभोग से। इस तरीके से आपकी जोड़ी बनके तैयार हो गई। प्रश्न 5वां है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। किसने कहा पूर्ति मांग को स्वयं जन्म देती है? जे.बी. ने कहा कि पूर्ति मांग को स्वयं जन्म देती है। कौन सा निवेश आय के प्रति लोचपूर्ण होता है? तो प्रेरित निवेश आय के प्रति लोचपूर्ण होता है। रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत किस प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है? रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है। कीन्स ने अपने सिद्धांत में किस अर्थव्यवस्था की मान्यता ली है? कीन्स ने अपने सिद्धांत में समाजवादी अर्थव्यवस्था की मान्यता ली है। अल्पकाल में प्रभावपूर्ण मांग बढ़ाने हेतु किसे बढ़ाना संभव नहीं होता? समग्र पूर्ति को बढ़ाना संभव नहीं होता, क्योंकि कौन सा काल है ये? अल्पकाल है। अल्पकाल में समग्र पूर्ति बढ़ाना संभव नहीं है। एक ऋण एपीसी के बराबर क्या होता है? तो एक ऋण एपीसी के बराबर एपीएस होता है। पूंजी की सीमांत दर किसके बराबर होती है? पूंजी की सीमांत दर ब्याज दर के बराबर होती है। पूर्ण रोजगार हेतु किसमें वृद्धि आवश्यक होगी? तो पूर्ण रोजगार में अगर वृद्धि करनी है तो प्रभावपूर्ण मांग आवश्यक होगी। उपभोग फलन का समीकरण क्या है? उपभोग फलन का समीकरण है सी बराबर फलन बाई। बाई मतलब यहाँ पर आय से हो जाएगा। एमपीसी धन एमपीएस का संबंध क्या है? एमपीसी तथा एमबीएस का जो संबंध होता है वह विपरीत संबंध होता है। अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न में। तो प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 15 जो पूछा गया है उसका उत्तर सेम है कि उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ क्या है। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 15 का उत्तर। आय का जो भाग उपभोग पर व्यय होता है मतलब खर्च होता है। तो आय का जो भाग उपभोग पर व्यय हो जाता है उसे उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग कहते हैं। अतः उपभोग की मात्रा व्यक्ति की आय पर निर्भर करती है। यदि हमारे पास आय सीमित होगी तो हम उपभोग भी कम करेंगे, और यदि हमारी आय में वृद्धि हो जाती है तो हम उपभोग को भी क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। अब दूसरा है तरलता जाल क्या है? तो तरलता जाल एक ऐसी स्थिति है जिसमें ब्याज की दर बहुत कम होती है। ब्याज की दर कैसे होती है? बहुत ही कम होती है, और हर निवेशक मतलब जो कि खर्च कर मतलब है ना फर्मों में या उद्योगों में निवेश करना चाह रहा है तो वह भविष्य में ब्याज दर की वृद्धि की अगर आशा करता है तो वह क्या करेगा? पैसे को अपने पास बचा के रखेगा, और पैसे को जब बचा के रखेगा तो इसी को तरलता जाल कहा जाता है। प्रश्न तीसरा है बचत फलन को परिभाषित कीजिए। कीन्स के अनुसार हम परिभाषा देख लेते हैं बचत फलन की। तो बचत प्रवृत्ति या बचत फलन आय के विभिन्न स्तरों पर बचत तथा आय का अनुपात है। ये कीन्स के द्वारा परिभाषा दी गई है। प्रश्न चौथा है निवेश फलन का अर्थ बताइए। तो निवेश फलन आय एवं रोजगार के विभिन्न स्तरों पर निवेश के व्यवहार को प्रदर्शित करता है। प्रश्न 5वां है सामूहिक मांग से आप क्या समझते हैं? तो सामूहिक मांग किसे कहते हैं या समग्र मांग किसे कहते हैं? तो समस्त मांग अथवा सामूहिक मांग का तात्पर्य उस व्यय से है जिसे एक देश के निवासी वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने में खर्च करने को तैयार हैं। प्रश्न 6वां है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? उपभोग में हुए परिवर्तनों में आय में हुए परिवर्तनों का भाग देकर जो भागफल आता है वही सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। मतलब क्या करना है हमें कि जो उपभोग में परिवर्तन हुआ है और आय में जो परिवर्तन हुआ है यदि हम उसमें भाग दे दें तो जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वह क्या कहलाएगा? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाएगी। प्रश्न 7वां है समग्र पूर्ति से क्या अभिप्राय है? समग्र पूर्ति से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में दिए हुए समय में खरीदने के लिए उपलब्ध उत्पाद को कहते हैं। प्रश्न 8वां है उपभोग तथा आय में क्या संबंध है?
आय तथा उपभोग में एक स्पष्ट संबंध यह है कि जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि आय बढ़ेगी तो उपभोग भी क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट है प्रभावी मांग से क्या अभिप्राय है। प्रभावी मांग वह बिंदु है जिस पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होती है। आय और रोजगार का संतुलन प्रभावी मांग पर ही निर्भर होता है। मतलब जिस बिंदु पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर हो जाए तो उसे प्रभावी मांग कहते हैं। समग्र मांग के 2 घटक बताइए। तो समग्र मांग के यहाँ पर मैं आपको 3 घटक बता दे रही हूँ, इनमें से आप चाहे कोई भी 2 घटक लिख सकते हैं। पहला है उपभोग व्यय, दूसरा है निवेश व्यय, तीसरा है शुद्ध निर्यात अर्थात निर्यात आयात। प्रश्न 11वां है निवेश का तात्पर्य समझाइए। तो निवेश से अभिप्राय उस खर्चे से है जिसके द्वारा पूंजीगत पदार्थों जैसे मशीन, औजार, निर्माण हेतु कच्चा माल, भवन आदि के भंडारों में वृद्धि की जाती है, तो उसे निवेश कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 16 एक जैसा उत्तर है। पूर्ण रोजगार को परिभाषित कीजिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 12वां का उत्तर और प्रश्न 16वें का उत्तर। तो मजदूरी की वर्तमान दर पर जितने लोग काम करने को तत्पर हैं उन्हें रोजगार मिल जाए तो वह पूर्ण रोजगार की स्थिति कहलाती है। मतलब मजदूरी की जो दर है और उस दर पर लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो अब तैयार हो गए तो मतलब उनको रोजगार मिल गया, तो इसे ही पूर्ण रोजगार की स्थिति कहा जाता है। प्रश्न 13वां है बचत फलन क्या है। कुल आय में से उपभोग व्यय को घटाने के बाद जो शेष बचता है उसे बचत कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा हो गया ना बचत, कि कुल आय में से हमको जो टोटल आय हुई उसमें से हमने उपभोग खर्चा को घटा दिया। मान लीजिए हमारी इनकम एक दिन की 1000 रुपये हुई और हमने खर्चा किया 600 रुपये, उपभोग कर दिया कितना 600 रुपये, बचा 400 रुपये। तो ये जो शेष बचा तो इसे बचत कहते हैं। तो आय और बचत के बीच के संबंध को बचत प्रवृत्ति या बचत फलन कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब जो आय थी 1000 और बचा कितना 400 रुपये, तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है तो उसे क्या कहा जाता है, बचत फलन कहा जाता है। नेक्स्ट है अनैच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो अनैच्छिक बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें लोग काम करने के योग्य होते हैं और प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार होते हैं किंतु उन्हें काम नहीं मिलता। तो अनैच्छिक बेरोजगारी क्या कहलाई कि लोग काम करने के योग्य हैं, मतलब उनके पास क्वालिटी है, वो पढ़े लिखे भी हैं, सब कुछ है उनके पास, ठीक है ना, और वह जो प्रचलित मजदूरी है उस मजदूरी के दर पर वो काम करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन उन्हें जब काम नहीं मिल रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाएगा।